रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। इसने न जाने कितने लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो आज हम इसी किताब के कुछ सबसे जरूरी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो बातें हैं जो पैसों के बारे में हमारी सोच पर एक नया सवाल खड़ा करती हैं। ये बात कितनी सच है ना। जरा सोचिए, स्कूल में हमने सालों साल बिता दिए लेकिन पैसे के बारे में शायद ही कुछ सीखा हो। और नतीजा क्या होता है? हम पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए काम करे, ये कला हम कभी नहीं सीख पाते। और यही इस किताब का सेंट्रल पॉइंट है। तो किताब की जो पूरी बुनियाद है वो एक दिलचस्प कहानी पर टिकी है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। हाँ, दो पिता। एक उनके अपने पढ़े लिखे पिता थे और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। और कमाल की बात यह है कि पैसे को लेकर दोनों की सलाह जमीन आसमान का फर्क रखती थी। और ये फर्क कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ थे पुअर डैड, जो कहते थे पैसे का प्यार हर बुराई की जड़ है और खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है और खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। सोचिए, घर को लेकर भी कितनी अलग राय थी। एक उसे सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे तो दूसरे एक देनदारी। इन्हीं दो अलग अलग माइंडसेट ने रॉबर्ट के भविष्य को आकार दिया। अब होता क्या है कि ज्यादातर दुनिया पुअर डैड की सलाह पर ही चलती है और नतीजा, लोग एक ऐसे अनथीन चक्र में फंस जाते हैं जिसे कियोसाकी ने एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, द रैट रेस। और ये रैट रेस दिखती कैसी है? इसकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है। सुबह उठना, काम पर जाना और फिर महीने के आखिर में जो सैलरी आती है उससे सारे बिल चुका देना। ये कहानी हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक लूप की शुरुआत है। उठना, काम पर जाना, बिल चुकाना और फिर से वही। और जैसे ही थोड़ी सी सैलरी बढ़ती है, खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। एक बेहतर घर, एक नई गाड़ी और फिर उन्हें मेंटेन करने के लिए और बड़े बिल। मतलब मेहनत तो बढ़ती जाती है लेकिन असल दौलत कभी बन ही नहीं पाती। कियोसाकी कहते हैं कि इस चक्र को दो इमोशंस चलाते हैं, डर और लालच। एक तरफ डर है, बिल न चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर। ये डर हमें रोज काम पर भेजता है। और दूसरी तरफ है लालच। जैसे ही हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, हम बेहतर चीजों के बारे में सोचने लगते हैं और ज्यादा खर्च कर देते हैं। और बस इसी डर और लालच के खेल में हम फंसते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर रैट रेस का मतलब यही है, बस सैलरी के लिए काम करते रहना, सैलरी बढ़ते ही खर्चे बढ़ा लेना और फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करना। बिल्कुल उस चूजे की तरह जो पहिए पर भागे जा रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। पर सवाल ये है कि क्या इस रेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल नियम से शुरू होता है। ये वही नियम है जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। और वो नियम नंबर 1 ये है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना होगा और सिर्फ एसेट्स खरीदने होंगे। बस यही वो एक नियम है जो सब कुछ बदल सकता है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना ही असली खेल है। तो रिच डैड के हिसाब से एसेट क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो किसी की जेब में पैसा डाले। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम कर रहा है या सो रहा है। अगर कोई चीज जेब में पैसा डाल रही है तो वो एक एसेट है। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा, कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा बाहर निकाले। एकदम सीधी सादी परिभाषा, जो पैसा लाए वो एसेट्स, जो पैसा ले जाए वो लायबिलिटी। अच्छा, तो अगर ये परिभाषा इतनी ही सीधी है तो एक सवाल पूछते हैं। हमारा घर, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, क्या वो सच में एक एसेट है? इस नियम के हिसाब से सोचिए जरा। और यहीं पर कियोसाकी एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी विवादित बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए उनका अपना घर एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हर महीने वो घर मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर हमारी जेब से पैसा निकालता है। और याद है ना नियम क्या था? एसेट पैसा डालता है, निकालता नहीं। सारा खेल दरअसल कैश फ्लो का है, यानी पैसे के आने जाने का। गरीब या मिडिल क्लास के लोगों की इनकम आती है और सीधे खर्चों और लायबिलिटीज में चली जाती है। वहीं अमीर लोग अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर वो एसेट्स उनके लिए और इनकम बनाते हैं जिससे वो और एसेट्स खरीदते हैं।
ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें उनकी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब एक असली कहानी देखते हैं कि कैसे कियोसाकी ने पहली बार सीखा कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक यही था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। तो कहानी कुछ यूं है कि कियोसाकी और उनके दोस्त ने देखा कि लोग पुरानी कॉमिक्स फेंक रहे हैं। उन्होंने उन कॉमिक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, अपनी दोस्त की बहन को काम पर रख लिया और आने वाले बच्चों से 10 सेंट का एडमिशन चार्ज लेने लगे। और देखिए, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा एसेट बना दिया जो उनके लिए पैसा कमा रहा था, भले ही वो खुद वहां मौजूद न हो। और उस छोटी सी लाइब्रेरी से हर हफ्ते लगभग $9.5 की कमाई हो रही थी। ये छोटी रकम लग सकती है, लेकिन ये पैसिव इनकम थी। मतलब ये एक ऐसा एसेट था जो उन्होंने लगभग मुफ्त में बनाया था और जो उनके लिए लगातार काम कर रहा था। और यहीं से ये खूबसूरत आइडिया निकल कर आता है। जरा सोचिए, एसेट कॉलम में रखा हर एक रुपया एक कर्मचारी की तरह है। एक ऐसा कर्मचारी जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और उसका बस एक ही काम है, अपने जैसे और कर्मचारी बनाना, यानी और पैसा कमाना। तो फिर दौलत की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सब कुछ शुरू होता है माइंड सेट में एक छोटे से बदलाव से। तो कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली, अपनी सैलरी पर नहीं, अपने एसेट कॉलम पर फोकस करना है। दूसरी, अपनी नौकरी करते हुए साइड में अपना असली बिजनेस यानी अपने एसेट्स बनाने हैं। तीसरी, पैसे के बारे में लगातार सीखते रहना है। डर और लालच जैसे इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और सबसे जरूरी, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब कोई भी बिल चुकाने से पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर अपने एसेट कॉलम में डालना है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात है, जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि कोई कितना पैसा कमाता है। असली बात तो ये है कि वो उसमें से कितना पैसा अपने पास रख पाता है। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि कितना पैसा कमाया जा रहा है या कितना बचाया जा रहा है, जरूरी ये भी है कि वो बचाया हुआ पैसा कितनी मेहनत से काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि हमारा पैसा किसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ हमारे लिए या हमारे बिल्स के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना है।